रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट सिद्रा मारूफ और आप देख रहे हैं FM4 के टीवी का प्रोग्राम कामयाब लोग। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम उन लोगों को मदऊ करते हैं जिन्होंने अनथक मेहनत से कामयाबियां समेटी और माशरे की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा किया। इसी सिलसिले में आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है मुमताज दानिशवर, मारूफ स्कॉलर, माहिर तालीम मोहम्मद अफजल वराइज, सदर पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? जी माशाल्लाह, अल्लाह का फजल। सर, आपकी तालीम, आपके असातिज़ा, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखें, मेरी जो तालीम है जी, मैं अब डिग्री के हवाले से तो वही अमूमी तालीम जितनी मास्टर तक ही मैं पढ़ा हुआ हूँ जी, लेकिन तालीम के हवाले से जो मेरा नज़रिया है, मैंने जब से होश संभाला मैंने उसी नज़रिए के तहत जो है वो तालीम हासिल की। जी, एग्जाम्पल इसकी ये है कि अगर मास्टर क्लासेस हैं जी, उनके लिए पाकिस्तान में जितने किस्म के जी, निसाब हैं, फिजिकल एजुकेशन है, साइकोलॉजी है, जी, किसी भी फील्ड में किसी भी शोबे की जितने निसाब हैं वो मैंने सारे रीड आउट पढ़े हैं सब। जी, और इसलिए नहीं पढ़े कि मुझे डिग्री मिले, जी, इसलिए पढ़े कि मैं अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहता था। जी, तो आप मुझे ये अगर कहें कि जी आपकी तालीम, तो मैं कहूँगा कि अभी नामुकम्मल है। जी, मैं एक तालिब इल्म हूँ जी, और इस पे जो मैं समझता हूँ कि मेरे पे सवाल जो सादक आता है वो ये है कि क्या आप अब तक पढ़ रहे हैं? तो जी मैं पढ़ रहा हूँ, अभी तक पढ़ रहा हूँ। तो सर आपके असातिज़ा? देखें, जो पाकिस्तान में या हमारे इलाके या हमारे कल्चर में जो तरीका है, स्कूल जी, और इसके अलावा फिर वालिदैन जी, और इसके अलावा जो है सोसाइटी में मौजूद, जी, लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे जो मेरे साथ अल्लाह ताला की तरफ से जो मुझे अनायत हुई वो चीज़ यही थी जी, कि मुझे अपने वक्त के बेहतरीन उस्ताद से जो है इस्तिफादा हासिल करने का मौका मिला। जी, और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ भी नज़र आ रहा है, लोग अगर पसंद कर रहे हैं या देख रहे हैं या सुनना चाह रहे हैं जी, या वो कुछ समझते हैं, जी, तो उसमें सिर्फ एक ही वजह है कि उनको मेरे उन उस्ताद की झलक नजर आती है। जी, मेरे सबसे पहले उस्ताद जो है वो है सैयद वारिस शाह। सैयद वारिस। आप कहेंगे वो कैसे? जी, उसका जवाब ये है कि एक्चुअली मेरी जाए पैदाइश और सैयद वारिस शाह की, जो पंजाबी के मशहूर शायर हैं जिनको पंजाबी का शेक्सपियर भी कहा जाता है, जी, एक ही है, जंडियाला शेर खां। जी, मेरा वो ननिहाली गांव है। पंजाब के कल्चर के मुताबिक वो जो ननिहाल में पहले बच्चे एक दो जो होते थे, जी, तो औरतें जो है वो अपने मैके में मुकीम होती थी। तो वैसे तो गुजरांवाला मेरा घर है, जी, तो वो उस्ताद मेरे इस तरह से हुए कि वहां पर जब उनका वो मेला होता था, 9 सावन की तारीख को होती है वो मेला होता है, तो मैं बहुत छोटा था, वहां जब मेला लगता तो पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से पंजाबी के बड़े बड़े नामवर गायक, शायर जी, उनके दरबार पर आते। जी, अमृता प्रीतम, ये बड़े बड़े नाम उस दौर में वो आते और हीर वारिस शाह जी, का वहां पे मुकाबला होता। जी, मैं सुनता, बड़ी छोटी उम्र में, मैं जस्ट 2 और 3 क्लास का स्टूडेंट। एक तो मैं वो सुनता, वो हीर को सुनता, दूसरा वो इतने बड़े बड़े नाम थे, उनको देख के मुझे इंस्पायरेशन हासिल होती। और फिर एक दिन जब आप किसी चीज को देखते हैं, आप देख रहे बच्चे, आजकल के बच्चे डोरेमोर और ये मोटू पतलू देखेंगे, कार्टून देखेंगे तो वो उधर की तरफ चले जाएंगे। अब वो मेरे उस्ताद इस तरह से बन गए कि मुझे शगफ हुआ, मेरा दिल किया कि यार ये बड़े लोग नमाक से बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, ये क्या है। वो फिर जो वड्डी हीर है उसको कहते हैं पंजाबी में, वो एक किताब मैंने ली, तो पढ़ते पढ़ते एक जगह पे जब मैं गया कि वारिस शाह पुत्र जंडियालड़े दाई जी दी धरती शुमा छठी, वो मेरे ज़हन में आया कि वारिस शाह कह रहा है कि उसके बारे में कहा जाता है कि ये इसने आने वाले दौर की पेशीनगोई की है। तो ये कह रहा है कि यहाँ जो भी पैदा हुआ है जंडियाला शेर खां में,
وہ سورما ہی ہوا ہے. مجھے خیال آیا کہ میں کسی طرح بھی سورما نہیں ہوں, تو کون سا, کیسے میں دان پان سا لڑکا ہوں تو کیسے سورما بنا جائے. تو میں نے سوچا کہ جو ہے نا علم کے میدان میں اگر سورما نہ بھی بن سکے تو سورماؤں کا ساتھ رہے گا تو شاید کچھ اس طرح کی صورتیں. بل یہ میرے پہلے استاد وہ. اس کے علاوہ جو ہے میں ان کا نام اگر فردن وردن لینا چاہوں جن لوگوں سے مستفیض ہوا کالج کی سطح پر, اسکول تو بڑا مشکل ہو جائے گا, اور میں چاہتا ہوں کہ میں بلا تفریق سب کو, ان سب کو جو ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں جنہوں نے میری شخصیت بنانے میں, اس ناچیز کو بنانے میں جن کا رول ہے, میں ان سب کو یاد بھی کرتا ہوں, اور وہی میرے استاد. جی سر, آپ کو شعبہ ادب میں شغف کب ہوا؟ پہلا تو میں نے آپ کو بتایا کہ وارث شاہ کی اس جو ہے وہاں سے انسپائریشن ہوئی. آگے جب آپ کو پتہ ہے بندہ اس فیلڈ میں آتا ہے تو سمجھتا تو پہلے تو باہر سے تو نہیں گہرائی کا اندازہ ہوتا. اب جب قدم رکھا تو گوتے کھائے تو پھر ہوش آئی کہ یار یہ تو بہت بڑی فیلڈ ہے جس میں آپ کس چیز کی طرف جائیں گے. تو اتنا بڑا شعبہ ہے ادب, ٹھیک ہے. تو ایک تو سمپلی میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یار بے ادب نہ رہ جاؤں, بے ادب نہ رہ جاؤں, زندگی بے ادبی میں ہی نہ کاٹ دوں. تو اس خیال نے جو ہے نا اس طرف مائل کیا کہ یار با ادب ہو جاؤں. ادب کے شعبے کی طرف آنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا بے ادبوں میں سے نکل کر با ادب میں ہو جاؤں. اور دوسرا یہ تھا کہ ماحول, اسکول کے لیول پر بھی کالج کے لیول پر بھی جو ہے نا ان چیزوں کی طرف خیال تھا کہ یار اسپیچز کرنا اور کتابوں سے لگاؤ تھا. اور میں یہ کہوں گا اس حوالے سے, آج یہ میرا میسج بھی سمجھ لے کہ اگر کوئی بھی شخص چاہتا ہے کہ وہ کسی گنتی میں آ جائے, میں تو ابھی کسی گنتی میں بھی نہیں ہوں, لیکن اگر کوئی گنتی میں بھی اگر چاہتا ہے کہ وہ آ جائے تو اسے مطالعہ سے رشتہ استوار کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, کوئی آپ کو تسلیم نہیں کرے گا اور کوئی اور راستہ نہیں. جی سر, کوئی ایسا شعبہ جس پر بولنے یا لکھنے کی خواہش؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. وہ تو کہہ سکتے ہیں آپ کے ابھی تو طفل مکتب کا درجہ بھی نہیں پورا ملا, تو ابھی تو وہ کہتے ہیں کہ عشق کے امتحان اور بھی ہیں, تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہے. ہاں اگر اسپیشلی کہا جائے تو جس چیز پہ میں زیادہ کمفرٹیبل ہوں اور جس چیز کے بارے میں آپ کہہ لیں کہ ادب کا ہی حصہ ہے, ادب سے باہر کوئی چیز نہیں ہے. یہ ایک پورے علوم کا جو ہے نا ایک مکمل نام ہے, آگے اس کے جو ہے نا شاخیں ہیں, برانچز ہیں. تو میرے جو خیال ہے, جو مجھے اکثر خیال آتا ہے اور جس کی طرف میری توجہ ہے کہ اس پر کام مجھے کرنا چاہیے اور میں کمفرٹیبل رہوں گا, وہ سائنس ہے. کیونکہ آپ سائنس آج کی دنیا کی اس مٹیریلسٹک دور کی بہت بڑی ضرورت ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ اگر کمبینیشن بن جائے ادب اور سائنس تو کیا صورتحال ہوگی. تو میں اس پر سائنس پر لکھنا اور سائنس کو جو ہے فالو کرنا اور لوگوں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمیں سائنس کی طرف آنا چاہیے. ادب اور سائنس کے بارے میں بہت سارے لوگ کہیں گے یہ تو جوڑ ہی نہیں بنتا, تو میں صرف اتنا کہہ دوں گا, صرف اتنا کہوں گا. میں نے بہت زمانے پہلے ایک شعر پڑھا, مجھے احساس ہوا کہ یار یہ کتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ گزرے. اقبال ایک شاعر ہے, ادب کی دنیا کا بہت بڑا نام ہے, اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کائنات ابھی اپنے تکمیل کے مراحل میں ہے, آ رہی ہے صدا دمادم کن فیکون. ذہن میں آیا کہ یہ انہوں نے کیا کہا ہے, یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو احساس ہوا کہ پوچھتے ہیں, سوال کرتے ہیں لوگ,
यार ये क्या हुआ, कोई भी चीज आजाद होती है तो मुसलमान फौरन तैयार हो जाते हैं, देखे जी ये तो हमारी वजह से थी, हमारे बड़ों की वजह से थी जी। तो बहुत सारे लोग एतराज करते थे। इकबाल ज़ाहिर है उनको ये वास्ता पड़ा तो उन्होंने ये बात की जी। साइंस के अंदाज में वो शायर आगे बढ़ के उसने साइंस का ये असूल बताया और साइंस के जरिए साबित किया, इस असूल के जरिए साबित किया कि मतलब है कि कैसे कायनात अपनी तकमील कर रही है जी। तो उसमें सिर्फ वो यही साइंस थी कि किसी ने भी कई बार उनसे पूछा होगा। एक तो मशहूर वाकया है, एक पारसी ने इकबाल को रोक कर कहा कि हर इजाद का सेहरा बांधने वालों अपने सर बांधते हो, ये जो नई चीज आती है इसका आपके कुरान में जिक्र क्यों नहीं? क्यों नहीं आपके इस्लाफ ने जिक्र किया कि ये इंजन बनेगा, ये रॉकेट बनेगा, ये चीजें क्यों नहीं आपने आपके इस्लाफ ने बयान की? तो इकबाल ने कहा, उन्होंने कहा कि अगर ये होना था, जो होना था क्यों नहीं बयान हुआ जी? तो इकबाल ने फिर कहा कि ये तो अभी तकमील के मराहल में है। अल्लाह ने तो सिर्फ एक बार कहा कुन फायकुन और उसकी गूंज आ रही है और जब तक उसकी गूंज आती रहेगी जी चीजें बनती जाएंगी। कुन फायकुन की गूंज से वहां से मेरा ख्याल जो है इस तरफ गया है। और मैं पहले भी इसकी जरूरत महसूस करता था कि इतना बड़ा शायर है तो उसने साइंस के कैसे कुलिये हल किए। जैसे आप रशिया में गए, ट्रॉत्स्की से मुलाकात हुई तो उसने एक बार कहा कि इकबाल ने पूछा कि अक्सर आपको देखा गया है कि आप गुमसुम रहते हैं। अहले रशिया, आपके जो अहले वतन है वो कहते हैं यार आप बड़े गुमसुम रहते हैं। तो रोस्की भी वहां मौजूद था उस वक्त। तो आप और ट्रॉत्स्की कहने लगा मैं तो गौरव तफक्कर करता हूं। तो वो इकबाल ने पूछा क्या फिर गौरव तफक्कर के जरिए कहां तक पहुंचे आप? उसने कहा एक मुअम्मा हल नहीं हो रहा। पूछा क्या? कहा वक्त क्या है? उसने कहा जी वक्त के बारे में आप क्यों सोच रहे हो? कि आइंस्टाइन भी यही कोशिश कर रहा था तो मैं भी यही कोशिश कर रहा हूं। तो इकबाल ने कहा वक्त खुदा है। और कहा जाता है, राइटर मुहक्किक मुख्तलिफ कुतब में इस वाक़े का हवाला मिलता है कि ट्रॉत्स्की जो है उसके बाद जो है वो बिल्कुल होशोवास से बेगाना हो गया कि ये कौन सा शख्स है जिसने समो दिया वक्त की तशरीह को। यानी कोई साइंटिस्ट ही है ना, ये साइंस की चीजें हैं ना। तो इसलिए जो है मैं आगे कोशिश करना चाह रहा हूं कि शोबा साइंस में लिखूं और नौजवानों को इस तरफ लेके आऊं। सर नरगिसियत का शिकार हैं या नहीं? देखें हर शख्स जी खुद पसंदी का शिकार जरूर होता है जी। झूठ नहीं बोलना चाहिए जी। किसे अच्छा नहीं लगता कि उसकी तारीफ की जाए, किसे अच्छा नहीं लगता कि उसको पसंद किया जाए, किसे अच्छा नहीं लगता कि उसे फॉलो किया जाए जी। ये सारी चीजें अगर कोई कहता कि नहीं मुझे नहीं, तो मैं उसे ये तो नहीं कहूंगा कि वो मुकम्मल झूठा है। मैं ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं वो डंडी मार रहा है। सब में ही होता है ये मादा। और हाँ, इसमें ये नहीं है कि ये बुरी चीज है। हाँ, नरगिसियत का जो लफ्ज जो है मुतारफ करवाया गया है जदीद इस्तिलाह में, वो असल में आजकल ये है कि हद से ज्यादा खुद पसंद जो है ना हो जाना, और सुबह शाम जो है वो कभी शीशे के आगे खड़े होना और कभी ये करना कभी वो, उसमें बाज का कुछ ऊट पटांग हरकतें करना। तो इस बारे में मैं ये कहूँगा कि नरगिसियत का कोई छोटा मोटा जो पहलू है वो तो एज ए इंसान में भी उसका शिकार हूँ, क्यों नहीं हूँ, सब है। सॉरी सबको नहीं, मैं तो अपना जिम्मेदार हूँ, मैं अपना कहता हूँ, माइंड ना कर जाए कोई लोग। तो नरगिसियत जो है वो इंसानी जबिल्लत का हिस्सा है, इसलिए मैं इससे इनकार नहीं करता। लेकिन अल्लाह से हर वक्त दुआ करता हूँ कि खुदाया इस तरह के मरहला ना आए कि अपने होशोवास से बेगाना हो के दुनिया में कुछ नजर ही ना आए, सिर्फ अपने मैं का ही सिलसिला ना चलता रहे। आपका मुस्तकबिल के बारे में प्लान या नए आने वाले प्रोजेक्ट? जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, साइंस पर जी काम करना चाहता हूँ, अपनी कौम को साइंस की तरफ लेके जाना चाहता हूँ, अपनी कौम को। इसके साथ साथ जो है आज के दौर में
जो मैंने, क्योंकि शोबा तालीम से मेरा जो है ना ज़्यादा वास्ता है, और एक आप कह लें कि जैसे मैंने अभी कहा, उस्ताद का तो अभी टैग मुझ पे नहीं आ रहा जी। तो, लेकिन ये है कि एक तालिब इल्म होने के नाते एक चीज़ मैंने बड़ी सख्ती से, ये मेरे जहन में आती है, महसूस करता हूँ कि पाकिस्तान में जहाँ दीगर शोबा जात में काम करने की ज़रूरत है जी। वहाँ में ख़ास तौर पे नई जनरेशन और बच्चों में जो है वो जज्बा हुब्बुल वतनी जो है जी। उस पर काम करना चाहिए। जी। हम में वतन परस्ती जो है वो कम होती जा रही, हमें शख्सियत परस्ती में हम पड़ गए हैं, और हमें बस यही मतलब नज़र आता है, और इसके अलावा धन परस्ती है, आप मतलब कि मुख्तलिफ चीज़ों को की प्रस्टस है हमारे अंदर, लेकिन जो जज्बा हुब्बुल वतनी है, तो मैं थोड़ा सा ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि काबिल अफसोस चीज़ है कि मुझे ऐसे लग रहा है जैसे इस पर इतना काम नहीं हो रहा। इसके लिए मेरी अपने जो मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, मैं बिजनेस वाइज बात नहीं कर रहा, मैं इस हवाले से बात कर रहा हूँ, गाइडलाइन के हवाले से। मैं चाह रहा हूँ कि नौजवानों में, बच्चों में जो है शोबा जो है ये ख़ास तौर पर ख्याल किया जाए, जज्बा हुब्बुल वतनी पर काम किया जाए, ताकि नेशनलिज्म बढ़े। पाकिस्तान के जो नौजवान हैं वो पाकिस्तान को अपनी, आपने ये अक्सर मशहूर सुना होगा, हमारी जनरेशन जब नजर आएगी गिले कर रही होगी, जिसको बोले वो यही कह रहा, ओ यार छोड़ो, पाकिस्तान का क्या कहते हो, ये तो है पाकिस्तानी, खुद बैठ के कह रहे हो। यानी कि ये कितनी बड़ी ये कहने की मिस्टेक है कि हम पाकिस्तानी होकर बैठ के कह रहे थे यार अल्लाह माफ करे इन पाकिस्तानियों से। ये क्या वर्ड है, कैसी बात कर रहे हैं? मतलब कि वो फिर और जी फलां चीज़ है, वो देखें जी ये ईंटों का बरादा मिला रहे हैं मिर्चों में, ये गोश्त में ये मिलावट कर रहे हैं, ये फलां कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं, सारी जो है ना खामियां मतलब वो बता के तो एंड में फिर यार अल्लाह माफ करे पाकिस्तानियों से। भाई आप कौन हो जी? हमें किसी भी सूरत में इस चीज को देखना होगा। इस ये जो ममलकत खुदादाद पाकिस्तान है, अगर हमने जज्बा हुब्बुल वतनी को पर काम नहीं किया जी, और अगर हमने इसको पछे पुश डाल दिया तो याद रखे बुनियाद ही खत्म हो गई तो सब खत्म हो जाएगा। तो मैं इस पर जो है मेरी कोशिश है कि मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ पर सेमिनार्स होते हैं, लोग जैसे बुलाते हैं और जाते हैं स्कूल्स में, और जहाँ यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस, वहाँ जाकर जो है ना ये बताया जाए कि ये जो है नज़रियाती एहसास में ये जो मेन चीज़ जो शामिल थी वो मतलब है कि इस पे जज्बा हुब्बुल वतनी पे हमें काम करना चाहिए। सर आखिर में हमारे नाज़रीन को कोई पैगाम देना चाहें? पैगाम यही है नौजवानों के लिए, मैंने अक्सर देखा है कि गिला करते नजर आते हैं कि हम बड़ा पढ़े हुए हैं, हमने बड़ी कोशिश की है, मारे फिर रहे हैं, डिग्रियां हैं, लेकिन हमें जॉब नहीं मिल रही, यहाँ जॉब का जो है इशू है, हम पाकिस्तान में जॉब नहीं मिल रही हमें। तो मैं इस बारे में मेरा एक बिल्कुल मुख्तलिफ नजरिया, और वह मैं समझता हूँ वही मेरा मैसेज है। देखें, आपको अल्लाह ताला ने जिस चीज के लिए पैदा किया है जी, जो काम उसने लेना है आपसे जी, वो ले लेगा। आपने तो मेहनत करनी है जी, बेसब्रा नहीं होना जी, बेसब्री वाली सूरत हाल जो है वो नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, डिग्री के साथ कोशिश करें कि सिर्फ डिग्री कागज का टुकड़ा ना हो, आपको कुछ आता भी होना चाहिए जी। आना क्या चाहिए? सबसे पहले तो आपको ये आना चाहिए कि बात कैसे होना, बड़ों की इज्जत कैसे करनी जी, अपने से पहले लोगों के एहसानात को मानो जिन्होंने कुर्बानियां देकर ये मुल्क तुम्हारे लिए मतलब दिया। आज तुम एक मिनट में तुम कह देते हो कि, और जब बाहर जाने लगते हो वही सब पासपोर्ट फिर तुम्हारे हाथ में होता है। तो मैं ये कहूँगा कि नौजवान जो ये कह रहे हैं हो जी हमारी जो काबिलियत है कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का, फलाना भी पढ़ा है, फलाना उसने भी नहीं कुछ भी नहीं कर सका, जॉब, भाई जॉब के लिए पढ़ते हैं, नजरियात को दुरुस्त करना होगा जी,
बाकी ईमान का हिस्सा है। मेरा ये पैगाम है, अल्लाह के भरोसे पर कहता हूं, सबको कहता हूं कि आप जो भी हैं, आपसे जो काम खुदा ने लेना है वो आपसे ले लेगा। वक्त आपका आएगा। कातबे तकदीर ने अगर आप पर कुछ मुश्किलात इस वक्त डाली हुई हैं, अगर आपका बैड पैच चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि निकलने की अहलियत है, आप में अहलियत है। अगर अहलियत ना होती तो फिर अल्लाह का वो वादा, अल्लाह जो अपने वादे है वो जरूर पूरे करता है, वो रब है। जब उसने वादा किया है, जब उसने वादा किया है, हर एक के साथ किया है जी। जिसको बनाया है उसकी रोजी, उसकी हर चीज का जिम्मा लिया है जी। तो फिर इतनी हमें इस बारे में हम परेशान क्यों हैं? ये मारे मारे क्यों फिर रहे हैं? गिले शिकवे क्यों कर रहे हैं? मेहनत करें, ये असूल है वैसे सक्सेस का। खुदा हर तायर को रोजी देता है, हर परिंदे को देता है, लेकिन किसी के घोंसले में नहीं डालता जी। जाना है, पहुंचना है, कोशिश करनी है, लेकिन ईमान बिल यकीन के साथ जी। और अगर ये यकीन नहीं ना होगा तो फिर मैं जैसे अक्सर कहता हूं, यकीन कामल होता है, पीर कामल नहीं होता। तो नौजवानों, मेरे पाकिस्तानी भाइयों, बच्चों, सबके लिए मेरा एक ही मैसेज है कि उस खुदाए बुजुर्गों बरतर पर ईमान रखें कि जिस चीज के लिए उसने आपको पैदा किया है, पूरा स्क्रिप्ट है, वो एक पूरा स्क्रिप्ट है। कारखाना कुदरत में कोई चीज भी ऐसी नहीं है जिसको बिला वजह तख्लीक किया हो खुदा ने। तो तुम क्यों परेशान हो? यकीन रखो और मेहनत करो, कोशिश करो, आगे बढ़ो। यही मेरा पैगाम है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लेके आए। जी नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। इसी के साथ अपनी मेजबान सिद्रा मारूफ को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।